बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 10th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 11 से डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, यानी कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो की जाती है वो किस तरह की जाती है, उसके नतीजे में हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं और वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। ये वाला सवाल एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता है। समटाइम इसके जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में जो हमें मिलते हैं उनके अलहदा से यूजेस भी पूछ लिए जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, और कभी वो अलहदा से उनकी डिटेल पूछ ली जाती है। तो ये सवाल दोनों तरह से शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन के भी हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं सबसे पहले हम कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती क्या है। द स्ट्रॉन्ग हीटिंग, बहुत ज़्यादा गर्म करना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीट करना, किसको? कोल यानी कोयले को। कंडीशन क्या है? इन द अब्सेंस, अब्सेंस का मतलब अब्सेंस लफ्ज अब्सेंट से निकला, यानी गैर मौजूदगी में, गैर हाजिरी में, किसकी? ऑफ एयर, हवा ना हो। अगर हवा, यहाँ सवाल ये बनता है जी अगर हवा की मौजूदगी में डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर दी जाए फिर क्या होगा? तो फिर हवा के अंदर ऑक्सीजन होती है, वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या दूसरे प्रोडक्ट्स बना देती है। इस तरह ये वाले जो प्रोडक्ट हम चाह रहे होते हैं वो नहीं बनते। इसलिए द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल, कोयले को बहुत ज़्यादा गर्म करना, इन द अब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में या हवा की अदम मौजूदगी में, इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जी? अगर एग्जाम में आ जाए जी डिफाइन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन तो आप यही एक लाइन लिखेंगे, द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द अब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब हम ये देखेंगे जी हमारे पास जो कोल है यानी जिसको हम कोयला कहते हैं उर्दू में, उसकी कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन से मुराद वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, उसके अंदर क्या है। आइए जी, कहता है कोल कंटेन्स एलिमेंट्स। कोल के अंदर, फिर कोल खुद से एक एलिमेंट नहीं है, उसके अंदर भी और सारी चीज़ें हैं। कौन कौन सी जी? लाइक कार्बन, उसके अंदर क्या होता है जी? कार्बन होता है, हाइड्रोजन और क्या जी? ऑक्सीजन। कोयले के अंदर क्या क्या होता है जी? दूसरे एलिमेंट्स यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, और उसके अंदर सल्फर भी होता है। सो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल प्रोवाइड्स लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अलॉन्ग विद द फ्यू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जब कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है तो हमें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ हमें कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी मिलते हैं, और वो बहुत सारे मिलते हैं। आइए देखते हैं वो कौन से प्रोडक्ट हैं, यानी जब कोयले को गर्म किया जाता है वो किस किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो नंबर 1 है जी, यहाँ आप हेडिंग दे सकते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। नंबर 1 कोल गैस। जब उसकी कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मुराद बेटा कि जब उसको स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है इन द अब्सेंस ऑफ एयर, तो सबसे पहले हमें मिलती है कोल गैस। अब कोल गैस क्या चीज़ है? कोल गैस इज अ मिक्सचर। ये बेसिकली क्या है कि मिक्सचर है, किसका? हाइड्रोजन का और जी मीथेन यानी CH4 का एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला क्या था जी? CO। तो आपसे पूछ लिया जाएगा जी व्हाट इज कोल गैस, तो आप क्या इसकी कंपोजिशन लिखेंगे? कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पे मीथेन, तीसरे नंबर पे कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रोड्यूसेस हीट, जब इनको हीट प्रोड्यूस करते हैं व्हेन बर्न्ड इन एयर, जब इनको हवा में जलाया जाए। तो कार्बन जो कोल गैस है किस चीज़ का मजमू है जी? दोबारा देख लें, ये आगे जाके कहीं शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाएगा। राइट द कंपोनेंट्स ऑफ द कोल गैस, कि कोल गैस किन किन अज्जा से मिलकर बना वो लिखें। आप क्या जवाब देंगे? हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये बात का ये भी क्वेश्चन है कि भी व्हाट इज यूज ऑफ कोल गैस। ये कोल गैस जो है ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है, इसका क्या इस्तेमाल है, इसकी क्या एप्लीकेशन है। समटाइम एग्जामिनर यूं भी क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कोल गैस। तो परेशान नहीं होना कि हमने तो जो यूजेस पढ़े थे, यहाँ कोई एप्लीकेशन पूछ ली गई हैं। एप्लीकेशन का मतलब भी उसकी यूजेस होते हैं। इट इज़ मेनली यूज्ड इन फ्यूल, ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल यानी एज आ ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती है। इट इज़ आल्सो ईंधन या फ्यूल, जैसे हम घरों में खाना बनाते हैं जो सुई गैस है ये हमारा फ्यूल है। हम जो मोटरसाइकिल चलाते हैं उसके अंदर जो पेट्रोल डालते हैं वो क्या है? फ्यूल है।
भट्ठों पे जो ईंटें पकती हैं वहां कोयला उसके अंदर डाला जाता है, तो वो एज एक्ट क्या करता है जी, फ्यूल। इट इज ऑल्सो यूज टू प्रोवाइड एन इनर्ट आर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर इन वेरियस मेटलर्जिकल प्रोसेस। इसके अलावा एक तो इसका इस्तेमाल हो गया कि इंडस्ट्री में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल, पहला इस्तेमाल ये। दूसरा इस्तेमाल ये है कि ये मुख्तलिफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन या प्रोसेस के अंदर उसको इनर्ट या रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के। अब मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या होते हैं, जमीन से मेटल निकालने का अमल। ये सोना, चांदी, लोहा, आयरन, इंसान इसको खुद नहीं बना सकता, कुदरत पाक ने इसको बना के ज़मीन के नीचे इसको दबाया हुआ। इंसान अपनी अकल, इल्म और टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़मीन से उसको निकाल कर, और ज़मीन से भी एक मेटल इकट्ठी नहीं निकलती। ऐसा नहीं है कि अब हम यहाँ गड़ा खोदे और नीचे से हमें सोने के बड़े बड़े ढेले मिल जाए, ऐसा नहीं है। जहाँ सोना होगा उसके साथ चांदी भी होगा, आयरन भी होगा, एल्युमिनियम होगा, बेशुमार मेटल्स होंगे। फिर उसमें से हमने हर मेटल को अलग-अलग करना होता है। उस अलग करने के प्रोसेस में ये कोल गैस हमारी हेल्प करती है, तो ये वहाँ भी इस्तेमाल होती है। मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर भी क्या प्रोवाइड करती है हमें, वहाँ इनर्ट और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड। और दूसरा इस्तेमाल इंडस्ट्री में एज आ फ्यूल। नेक्स्ट अगला प्रोडक्ट है जी अमोनिका लिकर। अमोनिका लिकर इज अ सोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का फार्मूला क्या होता है जी, NH3 इन वाटर। यानी अगर अमोनिया और वाटर को मिला दिया जाए तो जो मिक्सचर बनता है उसको हम बोलते हैं अमोनिका लिकर। इसके नाम में जो अमोनिकल है वो भी इसी अमोनिया की वजह से। इसके इस्तेमालात क्या है जी, इट इज यूज टू प्रिपेयर फर्टिलाइजर, खादें बनाने के लिए। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हम फसलों को डालते हैं, जिससे फसलों की यानी जो भी हमारे गार्डन्स हैं या हमारे प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ में इजाफा हो जाता है, उनकी जो बढ़ोतरी होती है उसमें इजाफा हो जाता है। कॉमन सा आपने नाम सुना होगा यूरिया। इस तरह मुख्तलिफ टाइप की जो है ना डाई अमोनियम फास्फेट, DAP, NP यानी नाइट्रोजन फास्फोरस, इस तरह की फर्टिलाइजर्स होती हैं जिनमें ये इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर कहता है व्हेन इट इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, यानी अमोनिका लिकर को किसके साथ ट्रीट किया जाए, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है जी, H2SO4। तो क्या पैदा होता है, इट प्रोड्यूसेस अमोनियम सल्फेट। ये क्या पैदा करता है जी, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट एक फर्टिलाइजर का नाम है, मार्केट में जो अवेलेबल है एक फर्टिलाइजर है। जैसे यूरिया एक फर्टिलाइजर होती है, ऐसे अमोनियम सल्फेट भी एक क्या है, फर्टिलाइजर। वो कैसे प्रोड्यूस होती है, जब अमोनिका लिकर को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, यानी दो रिएक्टेंट होते हैं, अमोनिका लिकर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। नतीजे के तौर पर जो प्रोडक्ट बनता है वो अमोनियम सल्फेट बनता है, उसको हम फर्टिलाइजर कहते हैं। नेक्स्ट जी तीसरा जो हमारे पास प्रोडक्ट है जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में प्रोड्यूस होता है वो है जी कोल तार। कोल तार इज अ थिक ब्लैक लिक्विड, गाढ़ा काले रंग का ये लिक्विड होता है। इट इज मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अंदर 200 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, 200 से भी ज्यादा। मोस्टली एरोमेटिक, इनमें ज्यादातर एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक से मुराद कोल तार के अंदर 200 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इनमें ज्यादातर क्या होते हैं जी, एरोमेटिक। एरोमेटिक, जो एरोमेटिक को एरोमेटिक क्यों कहा जाता है, इनकी एक मखसूस स्मेल होती है जिसको जो है अरोमा कहा जाता है। अरोमा की वजह से इसका नाम एरोमेटिक है। एरोमेटिक कंपाउंड उसकी मिसाल क्या है, जैसे बेंजीन, फिनोल, टॉलुइन, ये सारे क्या हैं जी, एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन का फार्मूला C6H6, फिनोल का बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH लगा दिया जाए। दे आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार। इनको अलग किया जाता है जब इस कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या चीज़ होती है, अगर किसी चीज़ को जैसे कोल तार है उसको हाई टेम्परेचर पर बॉयल किया जाए तो उसकी डिफरेंट फ्रैक्शन उनकी बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से अलग-अलग हो जाती है। दीज कंपाउंड आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड आर, उनके क्या नाम है जी, बेंजीन, फिनोल, टॉलुइन, एनिलीन। अगर हम इनके फार्मूला लिखें तो बेंजीन का फार्मूला, ये बेंजीन का फार्मूला हो जाएगा जी, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख रहा हूँ। और अगर आप फिनोल का लिखें तो यही स्ट्रक्चरल फार्मूला बेंजीन का लिख के यहाँ इसके OH लगा दें। और अगर आप एनिलीन लिखें
तो यही बेंजीन का रिंग बनाकर इसके ऊपर NH2 ग्रुप लगा दें तो ये इस तरह जो है हमारा एनालीन बन जाता है। नेक्स्ट है जी पिच, द ब्लैक रेजिड्यू ऑफ द कोल तार। जब कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है तो एंड में काले रंग का एक मटेरियल बच जाता है जिसको पिच कहा जाता है। इट इज यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड एंड रूफ, छतों के ऊपर और बाज़ का आपने ये जो सड़कें देखी होगी हैं, सड़क के ऊपर ब्लैक कलर का एक मटेरियल जो पत्थरों को आपस में जोड़ता है, जो बाइंडिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसको आप हमारी आम कॉमन लैंग्वेज में लुक कहते हैं। वो जो लुक होती है बेसिकली वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हासिल होता है और उसको पिच कहते हैं जो कि रोड्स बनाने के काम आता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो इसका फोर्थ जो पार्टिकल है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में मिलता है वो है कोक। ये कोक यहाँ वो जो हम एक बोतल पीते हैं कोक, उससे मुराद वो वाला कोक नहीं है बल्कि ये हमारी एक फ्रैक्शन है किसकी, कोल की। कहता है व्हेन कोल इज सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जब कोल की यानी कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है इट लूजेज ऑल इट्स वोलेटाइल कंपोनेंट्स। तो इसके जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे लूज हो जाते हैं, चले जाते हैं, उड़ जाते हैं। वोलेटाइल का मतलब ये होता है कोई ऐसा कंपाउंड जिसको बगैर गर्म किए वो खुद ब खुद अवेपोरेट हो जाए। आमतौर पर चीज़ों को अवेपोरेट यानी लिक्विड से वेपर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, चीज़ों को बॉयल करते हैं या हीट करते हैं, लेकिन कुछ लिक्विड ऐसे हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बड़ा लो होता है, वो खुद ब खुद रूम टेम्परेचर पे ही वेपर में चेंज हो जाते हैं। मिसाल पेट्रोल, आपने देखा होगा अगर पेट्रोल मोटरसाइकिल से लीक हो या वैसे गिरे तो वो फौरन एक जगह इकट्ठा नहीं होता बल्कि साथ साथ ही वो आमतौर पर हमारी लैंग्वेज में कहते हैं जी पेट्रोल उड़ गया है। उड़ने का मतलब ये नहीं कि उसको पर लग गए वो उड़ गया, बल्कि वो होता क्या है वो लिक्विड से एवेपोरेट हो जाता है यानी वेपर बनते हैं और वेपोराइज होकर उड़ जाता है। इस चीज़ को कहते हैं वोलेटाइल। तो इसमें से बहुत सारे वोलेटाइल कंपोनेंट्स निकलते हैं एंड लीव्स बिहाइंड, और एंड में बचता है और सॉलिड रेजिड्यू, एक ठोस रेजिड्यू कहते हैं जो एंड में कुछ बच जाए जिसमें कुछ सॉलिड मटेरियल भी हो, लिक्विड मटेरियल भी हो, कॉल्ड कोक, उसको कहते हैं जी कोक। कोक जो होता है 98% कार्बन होता है, उसके अंदर कितने परसेंट कार्बन होता है, ये आगे कहीं जाके एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि इन कोक हाउ मेनी परसेंट ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट, 98, 99, 97, 96, तो यू विल बी टेक द 98%। इसके यूजेस क्या हैं, किसके भला, कोक के। इट इज मेनली यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, वही बात आ गई, वहां हमने मेटलर्जिकल प्रोसेस लफ्ज इस्तेमाल हुआ था, या एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन लफ्ज निकला एक्सट्रैक्ट से, एक्सट्रैक्ट का मतलब निकालना, किसको, मेटल को, जमीन से जो मेटल्स निकाली जाती हैं, एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली आयरन, जब आपने कौन सी मेटल निकालनी हो, आयरन। इट इज आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल, ये फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ये था जी हमारा आज का टॉपिक कि व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और उसके क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं और वो किस किस के इस्तेमाल होते हैं। अगर हम सारी बात को समराइज करें, ज़रा देखें, ये हमारे पास सपोज कोल है, अगर हम इसकी क्या करें, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, तो उसके नतीजे में जो हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिले, सबसे पहले क्या था जी, कोल गैस, फिर क्या मिला, अमोनिका लिकर, LiQUOR, और तीसरे नंबर पे कोल तार, और चौथे नंबर पे कोक। पिच तो उसी के अंदर कोल तार का ही एक कंपोनेंट था। अगर कोल तार की डिस्टिलेशन की जाए फ्रैक्शनल तो वहां से हमें पिच मिलता है। तो ये चार मेन कंपाउंड, अगर आप इसको याद, ये वाली एक इक्वेशन इस तरह बना लें तो आपको ये लिखने में बड़ी आसानी हो जाएगी, और साथ साथ आप ये लिखते जाएं। इनके अगर यूजेस में यहाँ छोटे छोटे दो पॉइंट्स बना लें कि जी कोल गैस है तो इसमें कहाँ इस्तेमाल होगी, अमोनिका लिकर कहाँ इस्तेमाल होगी, कोल तार कहाँ इस्तेमाल होगी, कोक कहाँ। इस तरह एग्जाम में पूरा लंबा चौड़ा सवाल याद करने के बजाय अगर इस तरह हिंट्स बना लिए जाएँ तो इन चीज़ों को मेमोराइज रखना बड़ा आसान हो जाता है जी। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन फिल जज़ा।